Hello students, today we will studying SS of Standard 8th, chapter number 9, Our Economic System, lecture 2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें था प्राइवेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर. There are many peoples in the country who are not economical very sound. They are not in the condition to start their own small and cottage industry. Such people make a cooperative society where they undertake the manufacturing and selling process. The unit that are started with cooperation of group of people are known as cooperative system. ओके, तो ये है हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर की एक डिफाइन. ओके, जो बहुत सारे जो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं लोग, या अपने आप से कोई भी इंडस्ट्री नहीं वो कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो लोग एक ग्रुप बनाकर स्टार्ट करते हैं. जैसे डेयरी है, शुगर मिल है ना, ये सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके, तो यहाँ पे टू टाइप्स के दिया हुआ है, कांता एंड कमल. तो एक है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है और एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से. ओके, सॉरी, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो हम यहाँ रीड करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है. ओके, so Kanta works in an office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets the salary at the end of every month regularly. Apart from salary, she is eligible for the benefit of pension and PPF. She also receives medical allowances and other allowances too. Kanta gets the salary for Sunday too, which is a holiday for her. She has been given the appointment letter which states the rules and regulations for job. Thus, Kanta works in organized sector. तो तो यहाँ पर हमने रीड किया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कांता को. ओके, फर्स्ट तो उसका वर्किंग टाइम, ऑफिस टाइम जो है 9:30 to 5:30 है. देन उसको मंथ के एंड में सैलरी रेगुलरली मिल जाती है. शी इज़ एलिजिबल फॉर पेंशन एंड मेडिकल अलाउंसेस, है ना. उसको संडे हॉलीडे का भी सैलरी मिलता है. ओके, सो ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट्स हैं. देन कमल इज़ द नेबर ऑफ कांता. ही वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन अ ग्रोसरी शॉप. ही गोज़ टू द शॉप इन द मॉर्निंग 8 and work till 9 in the evening. He does not get any allowances apart from the daily wages. He is not paid for the day. He does not go to work. He does not get any paid holiday. He has also not received any appointment letter. His boss can tell him to leave the job at any point of time. Thus, Kamal works in an unorganized sector. ओके, तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसा होता है, तो टाइमिंग वर्किंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. देन जितना टाइम वर्क करते हैं उतना ही उनको डेली वेजेस के तौर पर पैसा मिलता है. थिंग्स टू नो है यहाँ पर. द गवर्नमेंट हैज़ मेड सर्टेन रूल्स फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर यूनिट्स, बट द ओनर इन द organized sector do not implement them in reality. Okay, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अबाउट सर्टेन चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज सो एज टू मेंटेन इट्स पीस with the developing world and make India a developed nation. ओके, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, जिसके थ्रू इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बने.
In accordance, the policy of liberalization was adopted in the year 1991. Okay, liberalization policy जो है वो हमने adopt की थी 1991 में. According to this policy, certain regulations related to manufacturing and trade and commerce were removed. Okay, इसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे डेवलप रेगुलेशंस बने हैं. ड्यूटीज़ एंड टैक्स रिलैक्सेशन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर अनाउंस्ड. द प्रोसेस of establishing a new manufacturing unit was made simpler. As a result, India has been able to keep pace with the world in terms of production and trade and commerce. It has also generated more employment opportunities. Okay, economic liberalization के थ्रू बहुत सारा import export बढ़ा है इंडिया का, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हुई है. देन है प्राइवेटाइजेशन. आफ्टर द इंडिपेंडेंस मेनी पब्लिक वेंचर्स, large manufacturing projects owned by the government were started by the government of India. With the passage of time, these ventures made less profit and incurred loss. Many public ventures had to be closed down for this reason. This left an impact on our economic system. The workers became united, but the industries suffered big losses. On the other side, the emphasis on quality increased around the world. The private sector started making more profit. All these circumstances motivated privatization. Government started showing inclination towards private sector. The joint sector is a part of the process of privatization. ओके, तो यहाँ पर हमने प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये स्टडी किया. देन है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकम वन और कंट्रीज कमिंग क्लोजर टू वन अनदर. ओके, ग्लोबलाइजेशन का ये हमने डिफाइन रीड किया. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन ट्रेड विथ अनदर कंट्री इजीली. ओके, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकती है, बिजनेस कर सकती है. इन इंटीग्रेट्स द मार्केट एंड प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. The process of growing international relation and integration of markets across the world in globalization. The unique revolution in the field of information technology has stimulated globalization. The World Trade Organization, established in 1995, is working towards promoting fostering globalization. Okay. Globalization के effects क्या हैं? Employment opportunities have increased in the service sector due to the advent of the information technology. Phone, text, fax, mobile, email, internet, video conferencing, etc. are some of the revolutionary tools of information technology which transfer information faster and at low cost. This has made the economic development of our country faster. The multinational companies started projects in different countries which have proved to be profitable for the host nation. For example, Ford Motor has a car manufacturing plant in India, where cars were manufactured not only for India but for other countries too. Apparently, India received the advantage of this venture. Similarly, the big companies of India such as Tata Motors, Infosys, Asian Paints, Parle, etc. have exported their commodities in the foreign markets.
Consumer get commodities of a very good quality and a low price due to the competition. For example, China made toys have become very popular in the Indian market. In 1 year only, the Chinese toys have replaced the Indian toys in 70 to 80% shop. Now the toys in the Indian market are cheaper than before. Do you know the reason behind this? Due to international trading, the Chinese toys came in the Indian market and proved to be better than the Indian toys. However, the Indian toys manufacturer and traders have incurred losses, so globalization at times causes loss to the cottage industries. ओके एक ये इसका लॉस भी है हमारे लिए कि उसकी वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उसमें लॉस भी होता है. ओके तो यहाँ पर ये हमारा लेसन फिनिश होता है. नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय.